नमस्कार दोस्तों ब्लड क्लॉट खून का एक थक्का होता है जिसमें खून अपने तरल रूप की जगह जेल की तरह या फिर अर्ध ठोस स्थिति में बदल जाता है। वैसे तो खून का थक्का जमना एक आवश्यक प्रक्रिया है जो आपको चोट लगने, कटने या घायल होने पर बहुत अधिक खून बहने से रोक सकती है। ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का जमने से संबंधित विकार एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें शरीर के अंदर मौजूद नसों या रक्त वाहिकाओं के अंदर ही खून का थक्का जमने लगता है। और इस तरह का खून का थक्का हमेशा ही अपने आप या फिर प्राकृतिक रूप से घुलकर वापस खून में परिवर्तित नहीं होता और इस तरह की स्थिति बेहद खतरनाक और कई बार जानलेवा भी साबित हो सकती है। यदि खून का थक्का टूटकर नसों के माध्यम से दिल, फेफड़े या फिर ब्रेन तक पहुंच जाए तो ये इन अंगों में जाकर अटक सकता है और रक्त के प्रवाह को रोक सकता है और ऐसा होने पर आपातकालीन चिकित्सकीय मदद की स्थिति बन जाती है। खून का थक्का जमने से संबंधित बीमारी एक और तरह की हो सकती है जिसमें चोट लगने या फिर त्वचा या मांसपेशियों के कटने पर खून का थक्का नहीं जमता है और लंबे समय तक लगातार खून बहना जारी रहता है। अगर अंदरूनी अंगों के अंदर बहुत देर तक ब्लीडिंग जारी रहे तो इस कारण भी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि खून का थक्का जमने से संबंधित जो विकार होते हैं उनके कितने प्रकार होते हैं। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि खून का थक्का जमने से संबंधित विकार दो तरह का होता है। पहला वो होता है जिसमें लगातार खून बहना जारी रहता है और खून का थक्का नहीं जमता, और दूसरा वो होता है जिसमें कि अप्रत्याशित तरीके से खून का थक्का जमना या थ्रोम्बोसिस की समस्या होती है जो आपकी नसों या धमनियों में हो सकती है। ब्लीडिंग या रक्तस्रावी संबंधी कुछ विकार जैसे कि हीमोफीलिया माता पिता से विरासत में मिलते हैं, जबकि जो बाकी बीमारियां होती है वो एनीमिया, लिवर सिरोसिस, HIV, ल्यूकेमिया और विटामिन के की कमी जैसी स्थितियों के कारण से हो सकती है। रक्तस्राव से जुड़ी कुछ बीमारियां खून को पतला करने वाली दवाइयों के साइड इफेक्ट के परिणाम स्वरूप भी हो सकती है और इन दवाइयों के कारण खून इतना पतला हो जाता है कि वो थक्का नहीं जमा पाता। दोस्तों खून का थक्का जमने से जुड़ी बीमारी भी कई प्रकार की होती है। जैसे कि बात की जाए DVT की, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसमें आपके शरीर की गहरी नसों में से एक में थक्का बनता है और आमतौर पर DVT की समस्या पैरों में होती है, लेकिन बाहों में, श्रोणि में, फेफड़े या फिर आपके दिमाग में भी हो सकता है। उसके बाद बात की जाए पैर या बाहों में थक्के जमने की, तो रक्त का थक्का बनने के लिए सबसे आम जगह आपके पैरों का निचला हिस्सा होता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए दिल में थक्का जमने की, तो दिल में खून का थक्का बनने से हार्ट अटैक होता है। दिल जो है वो रक्त का थक्का जमने के लिए एक आम स्थान नहीं है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। उसके बाद बात की जाए दिमाग में थक्का जमने की, तो ब्रेन या दिमाग में होने वाले ब्लड क्लॉट को ही स्ट्रोक भी कहा जाता है। और बात की जाए फेफड़ों में थक्का जमने की, तो खून का थक्का जो गतिशील हो और यात्रा करके फेफड़ों तक पहुंच जाए तो ऐसी स्थिति को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। और अब हम दोस्तों जानेंगे खून का थक्का जमने से संबंधित विकारों के लक्षणों की। तो बात की जाए ब्लीडिंग से जुड़े लक्षणों की, तो उसमें है छोटा सा कट लगने पर भी बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा खून का बहना, बड़ी आसानी से खरोंच लग जाना, नियमित रूप से नाक से खून आना, मासिक धर्म के दौरान बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, मूत्र या मल में खून आना या फिर बिना किसी चोट के शरीर के जोड़ों में ब्लीडिंग होना। उसके बाद दोस्तों बात की जाए खून का थक्का जमने से जुड़ी बीमारी के लक्षण और संकेतों की, तो दोस्तों थक्का जमने से जुड़ी बीमारियों को हाइपर कोएगुलेबल स्टेट भी कहते हैं और इसके लक्षणों में हैं पैरों में सूजन, खासकर टखने में और पिंडली में, पैरों में तेज दर्द के साथ ऐंठन महसूस होना, सीने में तेज दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत होना, बहुत तेजी से सांस लेना, लो ब्लड प्रेशर होना या फिर दिल की धड़कन का तेज होना। और अब हम दोस्तों जानेंगे खून का थक्का जमने से संबंधित विकार जो है ये क्यों होते हैं, इसके कारण क्या हैं। तो दोस्तों खून का थक्का जमने की जो क्रियाविधि है उसमें खून के प्लेटलेट्स, थक्का जमाने वाले कारक और प्रोटीन शामिल होता है और इसीलिए खून का थक्का जमने से जुड़ी बीमारी में खून के इन तत्वों में से किसी में भी अनियमितता होना शामिल है। खून का थक्का जमने की भी जो बीमारी है या हाइपर कोएगुलेबल स्टेट की समस्या अलग अलग कारणों से हो सकती है, जैसे कि कैंसर या फिर कीमोथेरेपी एजेंट जैसे कि टैमोक्सिफेन, थैलिडोमाइड वगैरह, साथ ही साथ जलना, सर्जरी या किसी और तरह की चोट या आघात या फिर प्रेगनेंसी या फिर मोटापा, इन कारणों की वजह से ऐसा हो सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि खून का थक्का जमने से संबंधित विकारों से कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेमेटोलॉजी की माने तो खून से जुड़ी बीमारियों में खून का थक्का एक ऐसी समस्या है जिसे होने से रोका जा सकता है। कुछ लोगों में ये समस्या आनुवंशिक होती है, लेकिन जीवन शैली से जुड़े कुछ बदलाव करके किसी व्यक्ति में खून का थक्का विकसित होने के खतरे को कुछ हद तक कम जरूर किया जा सकता है। जैसे कि बहुत टाइट कपड़े पहनने की बजाय थोड़े ढीले कपड़े पहने, खासकर शरीर के निचले हिस्से में। अगर संभव हो तो धूम्रपान की आदत छोड़ दें,
तरल पदार्थों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करें, नमक का कम सेवन करें, नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, शरीर का स्वस्थ वजन बनाए रखें, शरीर की पोजीशन को बदलते रहें, खासकर किसी लंबी यात्रा के दौरान एक बार में 1 घंटे से ज़्यादा न तो खड़े रहें और न ही एक पोजीशन में बैठे रहें, और साथ ही साथ पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने से बचें। और अब हम दोस्तों जानेंगे खून का थक्का जमने से संबंधित इन विकारों का निदान कैसे किया जाता है। तो दोस्तों आमतौर पर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री और सावधानी पूर्वक उसकी चिकित्सकीय जांच करके खून का थक्का जमने से जुड़ी बीमारियों को डायग्नोज किया जाता है। हालांकि कुछ ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं ताकि इन बीमारियों के कारणों का पता लगाया जा सके। इन टेस्ट में है सबसे पहला कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। तो खून में प्लेटलेट्स का कम लेवल थक्का जमने से जुड़ी समस्याओं का संकेत हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए ब्लीडिंग का समय और थक्का जमने के समय के टेस्ट की, तो ब्लीडिंग और थक्का जमने के समय की अगर पहचान कर ली जाए तो समस्या किस प्रकार की है इसकी पहचान करना आसान हो जाता है। हालांकि अब ये जो टेस्ट है ये प्रचलन से बाहर हो गया है, क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम ने इस टेस्ट की जगह ले ली है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए प्रोथ्रोम्बिन टाइम की यानी कि पीटी की, तो आमतौर पर इसे आंतरिक सामान्य रेशियो यानी कि INR के लेवल से कैलकुलेट किया जाता है, जिससे कि खून का थक्का जमने के समय का निर्धारण किया जाता है। और बात की जाए एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम यानी कि APTT की, तो ये खून का थक्का जमने के समय की पहचान करने में मदद करता है। और इसके अलावा भी कुछ खास तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन C एक्टिविटी, प्रोटीन S एक्टिविटी और एंटी थ्रोम्बिन एक्टिविटी वगैरह। और अब हम दोस्तों जानेंगे खून का थक्का जमने से संबंधित इन विकारों का इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों खून का थक्का जमने से जुड़ी बीमारी किस कारण से हुई है इसके आधार पर ही बीमारी का इलाज किया जाता है। इसके अलावा खून का थक्का शरीर के किस हिस्से में बना है और मरीज की ओवरऑल सेहत कैसी है इसके आधार पर भी इलाज क्या होगा ये निर्भर करता है। तो दोस्तों बात की जाए इलाज में इस्तेमाल होने वाली कुछ दवाइयों की, उसमें सबसे पहले बात करें एंटी प्लेटलेट कारकों की, तो एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल जैसी दवाइयाँ जो प्लेटलेट के जमाव और थक्का जमने को कम करती हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए एंटीकोएगुलेंट्स की, तो वारफेरिन, हेपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन और फोंडापेरिनक्स जैसी दवाइयाँ जो खून के गाढ़ा होने और जमाव को रोकती है और हाइपर कोएगुलेबल स्टेट यानी कि बहुत ज़्यादा थक्का जमने की स्थिति का इलाज करती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए विटामिन के सप्लीमेंट्स की, तो शरीर में विटामिन के की कमी होने पर भी थक्का जमने की समस्या हो सकती है और इसीलिए विटामिन के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए खून चढ़ाना या प्लेटलेट्स चढ़ाने की, तो यदि मरीज़ के खून में प्लेटलेट्स की कमी हो तो ब्लड प्लेटलेट्स चढ़ाने से ब्लीडिंग से जुड़ी समस्याएं दूर करने में मदद मिलती है। और बात की जाए फैक्टर रिप्लेसमेंट थेरेपी की, तो ये हीमोफीलिया के इलाज में मददगार होता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे खून का थक्का जमने से संबंधित इन विकारों के जोखिम और जटिलताओं की। तो कई ऐसे जोखिम कारक भी हैं जो किसी व्यक्ति को खून का थक्का जमने के खतरे को बढ़ा सकता है। और अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय तक अस्पताल में रहना पड़े या फिर उस व्यक्ति की कोई बड़ी सर्जरी हुई हो तो इस कारण भी ब्लड क्लॉट का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा भी कुछ सामान्य कारण भी हैं जो खून का थक्का जमने के खतरे को मध्यम स्तर तक बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अगर व्यक्ति की उम्र 65 साल से अधिक हो, लंबी दूरी की यात्रा खासकर ऐसी ट्रिप जिसमें आपको एक ही जगह पर 4 घंटे या इससे अधिक समय तक बैठना पड़ा हो, किसी बीमारी की वजह से बेड रेस्ट हो या लंबे समय तक असक्रिय जीवन शैली रही हो, साथ ही साथ मोटापा, प्रेगनेंसी या फिर अगर परिवार में किसी को ब्लड क्लॉट की समस्या रही हो या फिर धूम्रपान की आदत, कैंसर या फिर कुछ गर्भ निरोधक गोलियों की वजह से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।